रमजान का त्योहार खत्म होते सी भारत भर के सभी मुसलमानों को एक तोहफा मोदी सरकार गिफ्ट करती है। ये एक ऐसा तोहफा है जिससे मुस्लिम धर्म के सभी ठेकेदारों के बीच आक्रोश देखने को मिलता है। कुछ जो इस बिल के बारे में जानते हैं वो इसकी तारीफ करते नजर आते हैं, वहीं कुछ जो मदरसों से निकले हैं वो इसके खिलाफ खड़े नजर आते हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने इस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और क्योंकि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हमारी जो प्रिंसिपल आर्टिकल्स है उसके खिलाफ है। हम ये वापस लेके रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल को कॉन्स्टिट्यूशन से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है वक्फ, आखिर क्या है वक्फ प्रॉपर्टी। जो नया वक्फ बिल पारित हुआ है उसमें आखिर क्या बदलाव किए गए और आखिर मुस्लिम समाज के जो ठेकेदार हैं वो क्यों नाराज है इस बदलाव से, और आखिर में मोदी सरकार ने क्या गेम खेला है इस बिल के जरिए। चलो तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है वक्फ। इस्लामिक लॉ के हिसाब से वक्फ एक चैरिटेबल ट्रस्ट का काम करता है। मतलब जो भी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे डोनेट कर सकते हैं किसी भी चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए, और उस डोनेट करी हुई प्रॉपर्टी को इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार वक्फ कहा जाता है। और जब कोई व्यक्ति ऐसे अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है तो वो परमानेंटली अल्लाह को डेडिकेट हो जाती है। मतलब उसके बाद वो इंसान अगर चाहे भी तो उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकता, और इसीलिए कहा जाता है कि वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ। अब यहाँ जिस व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया है उसे वाकिफ कहा जाता है, और जो ऐसी वक्फ करी हुई प्रॉपर्टी का हिसाब रखता है उसे मुतावली कहा जाता है। और ये जो मुतावली है ये अपने हिसाब से वक्फ की प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। बस इस मुतावली का इतना ही काम होता है कि वो इस वक्फ करी हुई प्रॉपर्टी से रेवेन्यू जनरेट करे और रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करे। चाहे वो मस्जिद बनवाना हो, मदरसे बनवाना हो, वक्फ करी हुई जमीन को कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल करना हो, या फिर गरीबों की मदद कर दी, ये सभी काम वक्फ की जमीन पर उससे जनरेट किए हुए पैसों से होता है। और ये सभी किया हुआ काम मुतावली को अपने से ऊपर स्टेट वक्फ बोर्ड को बताना होता है। हर स्टेट के पास एक स्टेट वक्फ बोर्ड होता है जो कि ये देखता है कि जो मुतावली बनाए गए हैं ये अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं। स्टेट के ऊपर सेंट्रल लेवल पर वक्फ काउंसिल होता है जिनके मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, और अगर कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उसे मैनेज करने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया है, और ये सभी चीज़ों को लीगली पावर देता है ये सब करने के लिए वक्फ एक्ट 1995। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बात है, कितना अच्छा काम है, कितने अच्छे तरीके से किया जाता है, इन सभी चीजों में क्या दिक्कत है। लेकिन ये सभी आधा सच है। थ्योरी में वक्फ अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकली ये काफी डिफरेंट काम करता है। आज की डेट में वक्फ इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है। रेलवे और आर्म्ड फोर्सेस के बाद पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ ओन करता है। ताजमहल, भेट द्वारका, चार मीनार, अंबानी का घर, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली का 77% हिस्सा, हैदराबाद का 42% हिस्सा, और भी कई ऐसी आम जनता की जमीनें जो वक्फ अपना बताता है। यहाँ तक कि जो भी महाकुंभ हुआ था वो भी वक्फ का कहना है कि वो उनकी जमीन पर हुआ है। अब अपना बताना तो ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है जब वक्फ को 1995 के बाद इतनी पावर दी जाती है कि वो उसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहला, अगर आप एक आम इंसान हो और आप कई सालों से अपना घर और उसके आसपास की जमीन ओन करते हो, अब वक्फ के पास ये पावर है कि वो एकदम से बिना आपको बताए आपकी जमीन वक्फ में ले सकता है। समझाता हूँ कैसे। देखो, वक्फ का हर 10 साल में सर्वे होता है ये देखने के लिए कि उनके पास कितनी जमीन है, और ये सर्वे गेजेट ऑफिसर करता है। अब अगर सर्वे में आपकी जमीन वक्फ के अंदर आएगी तो आपको नोटिस भी नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वक्फ बिल 1995 में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं। लेकिन अगर आप नेचुरल जस्टिस की बात करें कि भाई जिसकी जमीन है उसको सूचना देनी जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कई दफा हुआ है कि गैजेट नोटिफिकेशन निकलने के बाद लोगों को पता चलता है कि उनकी जमीन जो है वो वक्फ में जा चुकी है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये तो गलत बात है, हम तो केस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वो जो केस है वो भी वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना है,
जहां पर वक्फ अधिनियम में कहीं नहीं लिखा है कि वहां पर 1 या 2 गैर मुस्लिम होना जरूरी है। मतलब ये भी हो सकता है कि आपका केस सुनने वाले केवल एक ही धर्म के सभी लोग हो। वहीं वक्फ ट्रिब्यूनल में बर्डन ऑफ प्रूफ भी आपके ऊपर रहेगा और आपको ये साबित करना होगा कि ये जो प्रॉपर्टी ये आपकी है, ना कि वक्फ की। और अगर मान लो सर्वे को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो आप वक्फ ट्रिब्यूनल भी नहीं जा सकते अपने ज़मीन को बचाने के लिए, क्योंकि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 6(1) के तहत गेजेट ऑफिसर ने आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया है। तो आपके पास केवल 1 साल है वक्फ ट्रिब्यूनल में दावा लगाने के लिए और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। अगर 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो फिर आप अपनी प्रॉपर्टी भूल ही जाओ। वहीं अगर आप दावा लगा भी देते हैं तो भी वक्फ ट्रिब्यूनल में आपको केवल एक ही धर्म के सभी लोग मिलेंगे जो आपकी बात सुन के डिसीजन लेंगे कि वो प्रॉपर्टी आपकी है या फिर वक्फ की। अब आप सोचेंगे कि यार मेरे तो दादा परदादा सभी यहीं रहते थे और भारत का एक कानून है लिमिटेशन एक्ट 1963 जिसके तहत किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर 12 साल से ज्यादा तक आपका अगर कब्जा है तो वो जमीन के मालिक आप होंगे। वहीं अगर किसी सरकारी संपत्ति पर आपका 30 साल से ज्यादा कब्जा है तो वो भी आपकी होगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है, ये जो प्रावधान है ये वक्फ अधिनियम के ऊपर लागू नहीं होता है। मतलब वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 107 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वक्फ संपत्तियों के मामले में लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत समय सीमा लागू नहीं होगी। इसका मतलब यह था कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर कभी भी अपना दावा कर सकता है, भले उस पर कोई दूसरा व्यक्ति कितने ही सालों से कब्जा क्यों न कर रहा हो। यह प्रावधान वक्फ बोर्ड को एक खास छूट देता है जो सामान्य संपत्ति कानून से अलग है। आपको एक खास बात और बताऊं तो वक्फ लिखित में डीड नहीं दिखाता है कि कौन सी जमीन कब वक्फ की गई थी। अगर डीड न भी हो और कोई उसका इस्तेमाल कर रहा हो तो वो भी जमीन वक्फ की होगी, क्योंकि उसमें लिखा है वक्फ बाय यूजर। मतलब अगर और किसी की जमीन सालों से मुसलमान लोगों के धर्म के लिए इस्तेमाल की जा रही है और भले से वो वक्फ नहीं की गई है तो भी वो वक्फ की मानी जाएगी। अब ये सब तो हो गई वक्फ बिल की बातें। अब एक और स्टनिंग चीज मैं आपको बताऊंगा जिससे आप भी हैरान हो जाओगे कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये केवल दूसरों के धर्म के लोगों के लिए परेशानी नहीं बना है, इसने खुद भारत के मुसलमानों को कंगाली की कगार पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था वक्फ 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर है पूरे भारत का। 2006 में एक सरकारी रिपोर्ट पेश होती है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, जो कि सालों से चले आ रहे जुमले और घपले को सबके सामने पेश कर देती है। इस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि भारत में वक्फ की कुल 1.2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, मतलब $1200 बिलियन की प्रॉपर्टी। अब अगर इस विशाल प्रॉपर्टी से हम रेवेन्यू जनरेट करें तो वो सालाना 12,000 करोड़ का आना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, इस रिपोर्ट का ये कहना है कि 12,000 तो छोड़ो, रिपोर्ट रिलीज करने के समय वक्फ की कुल सालाना आमदनी केवल 163 करोड़ आती। मतलब कहाँ 12,000 करोड़ एस्टिमेट किया जा रहा है और कहाँ 163 करोड़ वक्फ की सालाना आई है। और मैं ये 2006 की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। आज के समय में आप अंदाजा लगा सकते हो इस चीज का कि कितना बड़ा स्कैम लोगों के सामने चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कहाँ जा रहा है इतना सारा पैसा, तो ये रिपोर्ट इसका भी जवाब देती है कि ये जो मुतावली है, ये जो मैनेजर्स है, ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी का हिसाब रखते हैं, ये लोग वक्फ की प्रॉपर्टी को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग उस प्रॉपर्टी पर दुकान खोल रहे हैं, रेंट पर दे रहे हैं और वक्फ बोर्ड को और देश के सभी मुसलमानों को बड़ी अच्छी तरीके से चूना लगा रहे हैं। जो देश भर के लोग हैं उन्हें भी इस चीज से काफी परेशानी आ रही है। 2022 का एक फेमस केस है तमिलनाडु का, जहां एक गांव में एक परिवार ने अपनी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करी तो वहां की लोकल अथॉरिटीज ने बताया कि उनको पहले तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, क्योंकि उनकी जो जमीन है एक्चुअली वो वक्फ बोर्ड के अंडर आती है। वहीं केवल उनकी ही नहीं, उनका पूरा गांव ही वक्फ के अंतर्गत आता है। अब बनी बनाई बात है, वहाँ के लोगों का कहना है कि भाई ये तो सदियों से गांव हमारे अंडर ही आता है। उन्होंने धरना दिया, फिर ये केस हाई कोर्ट के पास गया। तब कोर्ट ने इस मामले को सुलझाया कि भाई ऐसे आप किसी भी जमीन को उठाते वक्फ नहीं बता सकते। लेकिन ये केवल एक गांव की बात कर रहा हूँ, ऐसे कई केस है जहाँ पर वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं वो दूसरे लोगों की जमीन अपनी बता रहे हैं। और यहाँ तो पूरा गांव एक साथ मिलके खड़ा था। अगर एक इंसान होता तो वो बेचारा कब की अपनी जमीन त्याग देता। बात करें 2025 की, जब भारत में एक नया सवेरा देखने को मिला, जब 4 अप्रैल की सुबह 2 बजे राज्यसभा में 12 घंटे की बहस के बाद बिल पास हो जाता है। Ayes 128, noes 95,
Abstention 0. The bill is passed. उसके बाद हमारे देश की प्रेसिडेंट ने भी इस बिल पर अपनी साइन करके इसे मंजूरी दे दी और उसके बाद वक्फ एक नए कानून के अंतर्गत आ गया। आप मानो या ना मानो, लेकिन मोदी सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक प्ले किया है इस बिल को पारित करके। इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ी। 5 ऐसी महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताता हूं जो पिछले बिल से इस बिल में बदली गई है। पहला, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाओं को शामिल करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वक्फ बोर्ड में केवल एक धर्म के ही सभी लोग पूरे वक्फ बोर्ड को चलाते हैं, जिसमें महिलाओं को अभी हक नहीं दिया जाता है। अब इसको सरकार ने बदल के अनिवार्य कर दिया है कि गैर मुस्लिम और 2 महिलाओं को शामिल करना जरूरी है। दूसरा, वक्फ की सभी प्रॉपर्टी को डिजिटल रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है और कानून लागू होने के बाद आपको 6 महीने के अंदर आपकी जो 1.2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है उसका हिसाब देना होगा और आपको डिजिटल रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। वरना पहले आपको पता था कि वक्फ जहां अपनी प्रॉपर्टी बता दे वो उनकी हो जाती थी। तीसरा, वक्फ बाय यूजर की जो डेफिनेशन है उसे खत्म कर देना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले कोई संपत्ति बिना औपचारिक दस्तावेज के भी धार्मिक उपयोग के आधार पर वक्फ घोषित हो सकती थी, जिसे वक्फ बाय यूजर कहते थे। अब यह प्रावधान हटा दिया गया है और वक्फ घोषित करने के लिए आधिकारिक वक्फनामा यानी डीड देना जरूरी हो गया है। इसका मकसद मनमानो दावों को रोकना और ऐतिहासिक संपत्तियों के जो विवाद होते हैं उनको कम करना है। चौथा, अब जो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की बताएगा, अब उसका सर्वे उस जिला का कलेक्टर करेगा। मतलब पहले कोई कहीं भी किसी भी जमीन को वक्फ की बता देता था, लेकिन अब जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों की जांच और सर्वेक्षण का अधिकार दिया गया है। यह तय करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी कि कोई संपत्ति वक्फ की है या फिर सरकार की। इससे सरकारी संपत्तियों पर वक्फ के जो दावे हैं उनको चुनौती देना और विवाद सुलझाने में आसानी होगी। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण, अब कोई भी व्यक्ति वक्फ संपत्ति तब तक घोषित नहीं कर सकेगा जब तक वह कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन न कर रहा हो। यह शर्त वक्फ की घोषणा को और सख्त बनाती है ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके। तो ये जो बदलाव है ये देश में जो सालों से इलीगल तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी को बढ़ाया जा रहा है उस पर रोक लगाएगा और यकीनन भारत के जो मुसलमान हैं उनको कहीं ना कहीं ये कानून फायदा पहुंचाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है इस कानून को लेके नीचे कमेंट्स करके बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।